अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना 11वां लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो ख़ास या इम्पॉर्टेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, आज इंशाल्लाह हम लोग वो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से है। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। उर्दू में हम इस सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे कि 2 बरकी बार 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 8 कूलम और वज़ा 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 8 कूलम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। किस नुक्ते पर या किन नुकात पर इन दोनों बरकी बारों को जोड़ने वाले ख़त पर बरकी कवा की कीमत 0 होगी। लामतनाही फासले पर यानी इन्फिनिटी पर बरकी कवा को 0 लेना है। इस तरह से हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे। ओके, देखिए अब इस सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 2 अलग अलग चार्जेस। पहला जो चार्ज है वो है Q1 इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो चार्ज आपको दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दूसरा जो चार्ज है Q2 वो निगेटिव है, -3 × 10⁻⁻8 कूलम। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए मैं उसको D लिख देता हूँ। D इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ज़ाहिर है इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16/100 इज़ इक्वल टू 0.16 मीटर। ओके, और मुझे वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ओके, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसा कोई एक पॉइंट या ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे वो हमको मालूम करना है। ओके, सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम को समझ लो। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो इस लाइन पर यहाँ पर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। ओके, अब Q1 की जो वैल्यू है वो है +5 × 10⁻⁻8 कूलम और Q2 जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये पॉजिटिव बरकी बार है और ये निगेटिव बरकी बार है। पॉजिटिव बरकी बार की वजह से जो बरकी कवा होगा वो पॉजिटिव बनेगा और निगेटिव बरकी बार की वजह से जो बरकी कवा बनेगा वो निगेटिव बनेगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, हमने थ्योरेटिकल डेरिवेशंस वगैरह में देखा था, अगर हम कोई एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल तैयार होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ओके, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। यहाँ पर अगर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो हम +Q लेंगे और अगर वो निगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ -Q लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले के हिसाब से पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता अगर बरकी बार पॉजिटिव है तो, और पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकता अगर बरकी बार निगेटिव है तो। ओके, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये जो पॉजिटिव बरकी बार है इसका बरकी कवा पॉजिटिव बनेगा और इसका निगेटिव बरकी कवा बनने वाला है। अब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर बरकी कवा 0 होगा, और आपको ये भी बोला गया है कि लाइन जॉइनिंग A एंड B, लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2, यानी ये दोनों जो चार्जेस है इनको जोड़ने वाली लाइन के ऊपर होना। ओके, अब इनको जोड़ने वाली जो लाइन है तो वो तो इनफाइनाइट लंबी लाइन है। मतलब ये लाइन को आप ये ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये लाइन इधर भी जाएगी, यहाँ से होती हुई ये लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे इधर जाएगी इन्फिनिटी तक। ओके, अब
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बरकी कवा कितना होगा, तो आप लोग एक चीज़ देखो कि ये +5 है, मतलब ये ऑलरेडी बड़ी वैल्यू वाला बरकी कवा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव बरकी कवा होगा, और ये नेगेटिव बरकी कवा इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ बरकी कवा 0 नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव बरकी कवा होगा और इसकी वजह से पॉजिटिव बरकी कवा होगा, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बरकी कवा 0 मिल सकता है। मतलब इधर कोई एक आधा पॉइंट ऐसा हो सकता जहाँ पर बरकी कवा 0 होगा। ओके, ये इधर की बात हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट हमको नहीं मिल सकता, और निगेटिव बरकी बार के उस तरफ के इलाके के अंदर इस लाइन पर हमको एक आधा पॉइंट ऐसा मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर बरकी कवा जो है वो 0 होगा। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और कोई पॉसिबिलिटी, तो एक पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच के बारे में भी सोच सकते हैं। आप लोग देखो, अगर हम इन दोनों के बीच में कहीं एक आधा पॉइंट लें तो एक आधा ऐसा पॉइंट डेफिनेटली मिल सकता है जहाँ पर इसका पॉजिटिव बरकी कवा और इसका निगेटिव बरकी कवा एक दूसरे से इक्वल हो जाए। और अगर जहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा, डेफिनेटली वो इस तरफ ही होगा, इससे नज़दीक ही होना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल है, ये +5 है और ये -3 है, तो इसकी वजह से इससे थोड़ा दूरी पर होगा, इससे थोड़ा सा नज़दीक होगा। तो यहाँ बीच में कहीं तो भी एक आधा पॉइंट ऐसा हो सकता जहाँ पर बरकी कवा 0 हो सकता है। टोटल बरकी कवा, मतलब इसका बरकी कवा और इसका बरकी कवा मिलाकर टोटल बरकी कवा जो है वो 0 हो सकता है। तो हम सबसे पहले इस फिगर के अंदर ऐसे 2 पॉइंट्स जो हैं उनको लोकेट कर सकते हैं। मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, आप याद रखो ये पॉइंट हमको इससे नज़दीक लेना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा दूर। मैं इस पॉइंट का नाम P रख देता हूँ, और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ इस जगह पर, इस पॉइंट का नाम Q रख देते हैं। ओके, तो पॉइंट P पर भी बरकी कवा 0 होने के चांसेस हैं, और पॉइंट Q पर भी बरकी कवा 0 होने के चांसेस हैं। यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक का पॉजिटिव बरकी कवा होगा, एक का निगेटिव, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव बरकी बार का बरकी कवा निगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव आएगा, और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पे 0 हो सकते हैं। ओके, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो चीज़ें दी गई हैं पहले उनको ले लो। देखो, सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का फासला दिया हुआ है, दोनों के दरमियान का फासला जिसको मैंने D लिखा था, वो फासला 0.16 मीटर है। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये वाले पॉइंट से आपने पॉइंट P को x दूरी पे लिया हुआ है। अगर ये फासला x लेते हैं तो फिर ये बचा हुआ जो फासला होगा, आप लोग देखो A से लेकर B तक का टोटल फासला 0.16 है, और इतना फासला x है, इसका मतलब ये बचा हुआ फासला होना चाहिए 0.16 माइनस x, यानी इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये फासला मिल जाएगा। तो ये यहाँ की बात होगी। ओके, पॉइंट Q की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो हम लोग इसके बाद मतलब हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पॉइंट P के लिए सॉल्व कर लेते। वैसे पॉइंट Q के लिए भी हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके अंदर पॉइंट A का Q के साथ फासला x ले लेंगे और फिर उसको माइनस करके करेंगे। ओके, हम उसकी फिगर दोबारा से बनाएंगे। पहले आप इतनी फिगर जो है नोट डाउन कर लो, और चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो हम इसको किस तरह से लेंगे। सबसे पहले पॉइंट P पर आप लोग देखो इस तरह से ले लेते हैं इसको। पॉइंट P पर 2 बरकी कवा होंगे, एक इसका बरकी कवा और एक इसका बरकी कवा। इसका बरकी कवा होगा +V1 और इसका बरकी कवा होगा -V1। तो हमारा टारगेट रहेगा इसको -V2 बोलना पड़ेगा, ये सेकंड बरकी बार है। ओके, तो सबसे पहले हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। देखो ये क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन उसका डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है Q1 का जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ पर मुझे x लेना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान में रखो कि ये जो नंबर है 1/4πε0, अगर आप इसके अंदर पाई की और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो है 9 × 10⁻⁻9। ये नंबर को रट लो आप लोग, क्योंकि ये बहुत काम का नंबर है। 1/4πε0 हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁻9। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁻9 इंटू Q1। अब आप देखो
Q1 जो चार्ज है वो इतना है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय फासला, और उसका फासला है x। हमको x फासला जो है वो मालूम करना है। ओके, ये V1 की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके रख सकते हो। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 5 ये हो जाएगा 45 × 10⁻, ये 9 है और ये -8 है, मतलब ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय x। ओके, और आप लोग चाहो तो ये 10⁻1 से 45 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय x। ये हमने V1 की वैल्यू मालूम कर ली है। V1 जो है ये पोटेंशियल है Q1 की वजह से पॉइंट P पर, यानी पॉइंट P पर बनने वाला बरकीकावा पहले चार्ज की वजह से, और वो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड बरकीकावा निकाल लेते हैं। सेकंड बरकीकावा मतलब इसकी वजह से कितना बरकीकावा आएगा, यानी Q2 की वजह से। तो चलो मैं उसको यहाँ कर देता हूँ। ये आ जाएगा V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q2 डिवाइडेड बाय फासला। अब पॉइंट B का या Q2 का जो फासला है पॉइंट P से वो इतना है 0.16 - x, तो 0.16 - x लेना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9 × Q2। अब Q2 जो बर की बार है वो निगेटिव है, तो वो आएगा -3 × 10⁻8 अपॉन 0.16 - x। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। ओके, और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, ये -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर माइनस आएगा। ये हो जाएगा 9 × 3, तो 9 3 = 27 × 10⁻9, और ये -8 मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.16 - x। ओके, आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻- +1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 270, और ये माइनस रहेगा, तो -270 डिवाइडेड बाय 0.16 - x। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। ओके, यानी पहले Q1 की वजह से V1 बना यहाँ पे पोटेंशियल, बाद में Q2 की वजह से V2 पोटेंशियल बना, और उसकी वैल्यू इतनी आ गई है। ओके, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। आप देखो, हमको ये बोला गया था कि ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जहाँ पर टोटल बरकीकावा जो है वो 0 हो। ओके, टोटल बरकीकावा मतलब टोटल पोटेंशियल। अब टोटल पोटेंशियल जो इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, तो टोटल पोटेंशियल होगा V, और V = आएगा V1 + V2, और ये हमको लेना पड़ेगा 0। ओके, क्योंकि टोटल पोटेंशियल आपको बोला गया है कि 0 होना चाहिए। तो चलो ये हो जाएगा V = V1 + V2 = 0। अब इसमें आप V1 और V2 की वैल्यूज़ रख दो। तो जब हम V1 और V2 की वैल्यूज़ लेंगे, देखो V1 की वैल्यू ये वाली है 450 डिवाइडेड बाय x, प्लस V2, और V2 की वैल्यू निगेटिव है, तो -270 डिवाइडेड बाय 0.16 - x = 0। ओके, चलो अब ये फिगर मिटा देते हैं। सेकंड केस के लिए हम दोबारा से फिगर अलग से बना लेंगे। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस 270 डिवाइडेड बाय 0.16 - x = 0। ओके, अब आप इसको एक काम कर सकते हैं, ये निगेटिव वाला जो पार्ट है इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 450 डिवाइडेड बाय x = 270 डिवाइडेड बाय 0.16 - x। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ओके, ये 3 से भी कट सकता है, तो 15 × 45। ओके, 3 से काटे तो, और 3 × 9 = 27। ये अभी और 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो ये सब काट पीट होने के बाद कितना बचा, यहाँ से बचेगा 5/x, यहाँ से बचेगा 3/0.16 - x। ओके, अब आप इसको क्रॉस कर लो, ये नंबर इधर आ जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 0.16 - x = ये x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ये ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, यानी 0.80 माइनस ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5x = 3x। चलो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। अब एक काम कर सकते हैं, -5x को इधर भेज देंगे। अगर -5x को उधर भेजेंगे तो इधर आकर ये प्लस हो जाता,
मतलब ये बन जाएगा 0.80 इज इक्वल टू 3x, और ये -5x उधर आकर प्लस होगा तो 3x प्लस 5x मतलब 8x। 8 को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 8। इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.10, नहीं भी लगाया 0 तो चलेगा, तो 0.1 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से 0.1 मीटर के फासले के ऊपर बरकी कवा 0 होगा। पॉइंट P जो है वो हमने लोकेट कर लिए। आप याद रखो ये क्या चीज़ हमको मिली, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, प्लस Q जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जो है, बड़ा चार्ज जो है, उसकी वैल्यू क्या थी 5 × 10⁻⁸ कूलम। वहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट होगा जहाँ पर बरकी कवा 0 होने वाला है। ओके, ये आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग देखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में एक्सप्लेन किया था कि पॉसिबिलिटी 2 है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो बरकी कवा है वो बीच वाले पॉइंट में, मतलब दरमियान के किसी पॉइंट के अंदर 0 होगा, जो अभी हमने सॉल्व कर लिए। और अब हमको दूसरी पॉसिबिलिटी को सॉल्व करना है। आप देखो दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है। ओके, इस जगह पर प्लस Q1 चार्ज है, इस जगह पर माइनस Q2 चार्ज है। इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, इसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.16 मीटर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट यहाँ था पॉइंट P जिस पर बरकी कवा 0 पॉसिबल था, और एक पॉइंट इधर भी हो सकता है जहाँ बरकी कवा 0 होगा। तो मैं उस पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट Q। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोग देखो, इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट का जो फासला है, ये वाला जो फासला है, हम सपोज करेंगे कि ये x है। ओके, और अगर ये x है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो फासला होगा ये होगा x माइनस 0.16। ये देखो a से लेकर q तक का फासला x है और a से लेकर b तक का फासला इतना है 0.16, तो फिर b से लेकर q का फासला कितना होगा, x माइनस 0.16। ओके, मीटर में। अब पॉइंट Q पर हमको बरकी कवा निकालना है। तो चलो ठीक है, इजीली जैसा हमने पहले किए थे वैसे ही हमको अभी भी करना है। सबसे पहले प्लस Q1 की वजह से पॉइंट Q पर जो पोटेंशियल बनेगा उस पोटेंशियल का नाम रख देते हैं V1। तो वो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस यानी x, फासला जो है वो x है। ओके, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पर लेंगे 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻8 अपॉन x। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 5 × 9 = 45, ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 और ये वज़ा 8 है, ये 10 का पावर 1 हो जाएगा अपॉन में x। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 45 × 10 यानी 450 डिवाइडेड बाय x। ये पोटेंशियल हमको पहले भी मिला था। ओके, इतना ही पोटेंशियल पॉइंट P का मतलब Q1 चार्ज का पॉइंट P पर भी इतना ही पोटेंशियल था। अभी उतना पोटेंशियल पॉइंट Q पर भी आ रहा है। ओके, x डिस्टेंस लेने पर। अब हमको देखना है कि माइनस Q2 की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। चलो मैं उसको r लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पे लेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q2। अब चार्ज जो है यहाँ का वो है इतना, -3 × 10 का पावर -8 डिवाइडेड बाय इसका जो फासला है यहाँ से पॉइंट B से, वो फासला है x माइनस 0.16। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 9 से इसको ये पहले तो माइनस साइन, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा आंसर निगेटिव आएगा। 9 ज़रब 3 तो 3 × 9 = 27, ज़रब 10 का पावर 9 और ये -8 तो 10 का पावर +1 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16।
और इस तरह से हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी -270 इंटू 10 यानी 27 इंटू 10 यानी 270 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, यानी Q2 चार्ज की वजह से पॉइंट Q पर जो पोटेंशियल बनेगा वो इतना बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ओके, अब हमको देखना है कि पॉइंट Q पर टोटल पोटेंशियल ज़ीरो लेना है, यानी वो हमारी गिवन कंडीशन है कि पॉइंट Q के ऊपर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो। तो अगर उसको हमको ज़ीरो लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो। टोटल पोटेंशियल मतलब V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 और ये ज़ीरो लेना है। चलो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। V1 की वैल्यू इतनी है 450 डिवाइडेड बाय x प्लस V2 और V2 की वैल्यू इतनी है -270 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16 और इन दोनों का टोटल जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ये सब नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ। तो अब आप लोग देखो कि इसमें क्या हो सकता है आगे, यानी आगे की पॉसिबिलिटीज़ के अंदर क्या हो सकती है। ये प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय x माइनस 270 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16 इक्वल टू ज़ीरो। ये वाले नंबर निगेटिव है तो इसको उधर शिफ्ट कर लो। ये हो जाएगा 450 अपॉन x इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप 3 से कट कर दो, 15 तिया 45, 3 से इसको कट कर दो, 3 9 27, फिर 3 से कट जाता, 3 5 15 और 3 तिया 9। ओके, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16। ओके, अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, ये नंबर इधर ला लेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम्स x माइनस 0.16 इज इक्वल टू ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ओके, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 80 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं आप देखो, इसमें ये वाले नंबर को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ला लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5x, ये नंबर इधर आकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू ये नंबर इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा 0.80। ओके, चलो ये ऊपर का आपने अगर नोट कर लिया, ये सारी स्टेप्स आप बराबर नोट डाउन करते चले जाओ। देखो अब इसमें अगर आपने इसको सॉल्व किए तो देखो क्या हो सकता है, 5x माइनस 3x ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.80, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.40, ज़ीरो नहीं भी लिखे तो चलेगा, मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमको वो जो पॉइंट Q जो हमने लिया था उसका पॉजिटिव जो चार्ज है, बड़ा चार्ज, वहाँ से उसका फासला हमको मिल गया है, मतलब इतने फासले के ऊपर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो आएगा। ओके, तो इस तरह से हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स जो है वो मिल गए हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर से इस पूरे प्रॉब्लम को एक बार समझ लो। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पर एक निगेटिव चार्ज है Q2। तो ऐसे केस में अगर ये वाला चार्ज बड़ा होगा तो यहाँ कहीं तो भी एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा, वैसे ही एक पॉइंट आपको यहाँ भी मिलेगा जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ओके, यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर मान लो ये वाला चार्ज भी अगर आपको पॉजिटिव दिया जाए, अगर ये वाला चार्ज भी अगर पॉजिटिव है तो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ज़ीरो होगा ही नहीं। ओके, मतलब यहाँ अब हम क्योंकि इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ बीच में पोटेंशियल को हम कहीं पर भी ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है कि बीच में कहीं पोटेंशियल ज़ीरो हो। अब पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ पर होगा, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा, जो छोटे वाला चार्ज है उसके साइड में कहीं तो भी एक आधा पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो आएगा, यानी उस सूरत में एक ही पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, आपने जस्ट उसको सॉल्व करना। ओके, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए पर एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम। ओके, और यहाँ पॉइंट बी है
इससे कुछ दूरी पर इस पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है प्लस Q2 और इसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम। ओके, इन दोनों के बीच का जो फासला है मान लो कि वो 1 मीटर है। आपको ऐसा पॉइंट बताना है पॉइंट ए और बी को जोड़ने वाली लाइन पर जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। ओके, आपको ऐसा पॉइंट तलाश करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर आपको ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट्स आपको तलाश करना है जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक बड़ा चार्ज है और दूसरा छोटा चार्ज है और दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन दोनों के बीच के इलाके में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ बीच में कहीं पर पोटेंशियल 0 आ जाए। इसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है पोटेंशियल 0 आने की और वो है छोटे चार्ज की तरफ। ओके, ये जो छोटा चार्ज है इसके इस इलाके में इस तरफ कहीं तो भी एक आधा पॉइंट ऐसा मिल सकता जहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी। इधर पोटेंशियल 0 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये पावरफुल है। ओके, तो इसका दूर तक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसका इतना पोटेंशियल आएगा ही नहीं कि इस तरफ कहीं निगेटिव आ सके। ओके, तो कोशिश करना, आपने ट्राई करना इसको। इस तरह से आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लेकर आप इसको इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एक स्पेशल टाइप का एक प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। आप देखो अगला जो प्रॉब्लम है उसमें आपको दिया गया है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और तीसरा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। उर्दू में हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक कुर्रे का निस्फ कुत्र 10 सेंटीमीटर है। एक कुर्रे का निस्फ कुत्र 10 सेंटीमीटर है। इस कुर्रे को 1 माइक्रोकूलम बरकी बार से चार्ज किया गया। ओके, इस कुर्रे को 1 माइक्रोकूलम बरकी बार से बरकाया गया। बरकी हिद्दत मालूम कीजिए। कहाँ पर? तो ए बी सी करके 3 अलग अलग पॉइंट्स। सबसे पहले कुर्रे के मरकज से 30 सेंटीमीटर के फासले पर, ये पहला हो गया। बी पॉइंट है इस कुर्रे की सतह पर, और तीसरा पॉइंट है इस कुर्रे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर, एक कुर्रे का रेडियस, और वो दिया हुआ है r = 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा 10 / 100। इसको जब आप मीटर में बनाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा 10/100, और जाहिर है 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, ये पहली चीज़ हो गई। इसको चार्ज किया गया, मतलब इसको चार्ज दिए Q, और कितना चार्ज दिया है? 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम = ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। और आपका टारगेट यहाँ पर है E मालूम करना। ओके, अब आप देखो इसमें 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम एक एक पॉसिबिलिटी को पहले सॉल्व करते जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग पहली पॉसिबिलिटी शुरू करते हैं। आपको बोला गया था कि कुर्रे के सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब पहले केस के अंदर आपको R जो है स्मॉल r, उसकी वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। जाहिर है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 / 100 मतलब 0.3 मीटर। इतने फासले के ऊपर आपको बरकी हिद्दत मालूम करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो फार्मूला आना ज़रूरी है, यानी जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले आप देखो कि स्फीयर के वास्ते यानी कुर्रे के लिए बरकी हिद्दत का जो फार्मूला होता है वो है 1/4πε0 × Q/r²। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको फार्मूले याद होना ही है। ओके, आप देखो 1/4πε0 Q/r अगर लेते हैं तो वो पोटेंशियल का फार्मूला था। इससे पहले वाले प्रॉब्लम मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, और अब r का स्क्वायर आ गया तो स्फीयर का फार्मूला, स्फीयर की बरकी हिद्दत बन गया। ओके, तो फार्मूलों को बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको याद करो।
चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू। अब चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पर वो इतनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब स्मॉल आर की जो वैल्यू है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको आप सॉल्व करना शुरू करो। देखो क्या हो सकता है, यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 9 को यहाँ ले लेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर, ये 9 और ये -6, ये हो जाएगा 3। ओके, और ये तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.3 का जब आप स्क्वायर करोगे वो जाएगा 0.09। ओके, इसका मतलब ये आएगा 9 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 का पावर -2। ये -2 को ऊपर ला लेंगे, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल, तो 1 इंटू 10 का पावर -2 ऊपर आकर +2 हो जाएगा, तो 3 और +2 मतलब +5। ओके, तो पहला जो आंसर हमको यहाँ पर मिला वो मिला 1 इंटू 10 टू द पावर 5। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उर्दू में हम इसे बरकी हिद्दत कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई सिस्टम में 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो जो आप चाहो वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने न्यूटन पर कूलम लिया तो भी ये करेक्ट है, वोल्ट पर मीटर लिया तो भी करेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट जो है ये प्रॉब्लम का समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड जो पार्ट है ये सब आप पॉज करके नोट करते चले जाना। ओके, चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी प्रॉब्लम का। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको बोला गया है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब आप देखो कि आपको बरकी हिद्दत जो है वो मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है और स्फीयर के ऊपर मालूम करना है। तो जब आप स्फीयर के ऊपर अगर मालूम करेंगे तो जो आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर बन जाएगा। ओके, स्मॉल आर जो है मतलब पॉइंट का फासला जो होगा तो वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। ओके, चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हम वापस उसी फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू। चार्ज की वैल्यू है 1 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय आर जो है वो इस मरतबा 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 9 इंटू 10 का पावर 9 और ये -6 है तो ये हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 0.1 का जब आप स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 0.01। ओके, 0.1 का आंसर क्या आएगा 0.01। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा होगा 9 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय ये जो 0.01 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 का पावर -2। -2 ऊपर आ जाता, इसका मतलब E इज इक्वल टू 9/1 यानी 9 इंटू 10 का पावर 3 और ये 2 -2 ऊपर आकर +2 हो जाएगा तो 3 + 2 मतलब +5 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। ओके, यानी इस तरीके से हम स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए इसी प्रॉब्लम के अंदर तीसरा भी एक और पॉइंट दिया हुआ था। तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आपको बोला गया है कि पॉइंट सी आपको इस मरतबा बोला गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी मरकज़ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब स्फीयर के मरकज़ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, मतलब ये आएगा 0.05 मीटर। अब यहाँ पर आगे के कैलकुलेशंस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले एक चीज़ समझ लो। आप देखो, मान लो ये स्फीयर है। ओके, ये इस तरह से स्फीयर है, ये उसका सेंटर है,
सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है ये है कैपिटल R, और ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और अब आपको बोला जा रहा है कि स्मॉल r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ये सेंटर है, यहाँ से अगर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, यानी ये पॉइंट P है, और ये वाला जो फासला है इतना सा, ये फासला 5 सेंटीमीटर है। तो इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये स्फीयर के अंदर है। ओके, यानी यहाँ पर सबसे मेन बात ये हो गई कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वो पॉइंट स्फीयर के अंदर है। ओके, अब अंदर के होने से क्या फ़र्क पड़ता है तो उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। मैंने पहले भी आपको नोट, मतलब जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने जब किए थे उस वक्त भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। मान लो कि ये सेंटर पर आपने प्लस Q चार्ज किए, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो उसूल है उसके मुताबिक चार्जेस अंदर टिकते नहीं, चार्जेस बाहर की सरफेस पर आ जाते, मतलब ये पूरे चार्जेस यहाँ आउटर सरफेस पर आ जाते। और जब ये चार्जेस आउटर सरफेस पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर बनती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ओके, तो कोई भी क्लोज बॉडी अगर आप लेते हैं तो क्लोज बॉडी के अंदर हमेशा के लिए आप ये बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड बनेगी, इनसाइड नहीं बनेगी, क्योंकि इनसाइड चार्ज होता ही नहीं है। ओके, तो अब आप देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी पॉइंट P अगर मैं यहाँ लेता हूँ 5 सेंटीमीटर पर मरकज से, तो मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा E = 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा E = 1/4πε0 की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ Q की जगह पर मुझे 0 लेना पड़ेगा। और क्यों 0 लेना पड़ेगा? क्योंकि चार्जेस इनसाइड द स्फीयर है ही नहीं, जो चार्जेस है वो आउटसाइड, वो सरफेस के ऊपर है। ओके, इसलिए आप याद रखो कि चार्जेस क्योंकि सरफेस के ऊपर होते हैं, इसलिए इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 है, तो 0/r²। अब जैसे आप 0 यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा E = 0। मतलब ये पर्टिकुलर केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो कि कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे कोई और दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिया जाए, अगर वो बॉडी पूरी तरह क्लोज्ड है, उसको अगर आप चार्ज करेंगे तो चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर भी बनती और सरफेस के बाहर भी बनती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो उस चार्ज्ड बॉडी की सरफेस पर भी बनेगी और सरफेस के बाहर भी बनेगी, लेकिन सरफेस के अंदर नहीं बनेगी। सरफेस के अंदर उसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमारा अगला जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जो अब हमको सॉल्व करना है, इसमें वो प्रॉब्लम है इस तरह से। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट थिन वायर इज़ 2 मीटर। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट नंबर 1 चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट ए पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। ओके, उर्दू में ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक पतला सीधा तार लिया गया जिसकी लंबाई 2 मीटर है। इस तार को 3 माइक्रोकूलम बर की बार से, पॉजिटिव बर की बार से, मुस्बित बर की बार से इसको यकसा तौर पर बरकाया गया, यकसा तौर पर उसको चार्ज किया गया। ओके, 2 चीज़ें आपको मालूम करना है। नंबर 1 चार्ज डेंसिटी, यानी इस वायर के लिए चार्ज डेंसिटी आपको मालूम करना है, जिसको आमतौर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उर्दू में कहेंगे बरकी ख़ती कसाफत, मालूम करना है। और दूसरा पॉइंट, इस तार के मरकज़ या इस तार के सेंटर से, उसके मरकज़ से 1.5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करना है। ओके, चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक वायर की लेंथ दी हुई है, तो चलो लिखना शुरू करो। गिवन क्या क्या चीज़ें दी गई है वो लिखो। L = 2 मीटर, 2 मीटर लंबा एक वायर है, इसको चार्ज किया गया। तो चलो Q = आप कैपिटल Q या स्मॉल q कुछ भी ले सकते हैं। Q = 3 माइक्रोकूलम, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, = यहाँ पर आप इसको प्लस बोल सकते हैं, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है। ये माइक्रो नहीं चलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइक्रो का मतलब होगा -6 कूलम। ओके, चलो इस पर से क्या क्या मालूम करना है। तो पहला पॉइंट है चार्ज डेंसिटी। तो आप याद रखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है जिसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं बरकी ख़ती कसाफ़त, आमतौर पर उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता। तो ये हमको पहले इसमें मालूम करना है। तो चलो शुरुआत यहीं से कर लेंगे, पहले इसी को हम लोग मालूम कर लेते हैं। देखो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये जो बरकी ख़ती कसाफ़त है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है, इसका सिंपल फार्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, यानी यहाँ पर आपको चार्ज की डेंसिटी लेना है अलॉन्ग विद द लेंथ, लंबाई के अंदर कैसे चार्जेस तकसीम हुए तो वो देखना है। इसलिए लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा Q/L। ओके, Q अपॉन L। इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन L, L की वैल्यू है 2। जाहिर है इसको अगर सॉल्व करेंगे 3/2 मतलब 1.5 × 10⁻⁻6। अब इसकी यूनिट क्या लेंगे तो आप लोग देखो यहाँ पर ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, नीचे लंबाई है उसकी यूनिट होती है मीटर। इसका मतलब इसकी ऐसा यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना प्रॉब्लम ही समझ में आया होगा। तो ये पहला पार्ट तो हो गया, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ओके, चलो ये वैल्यू को याद रखो क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमको सेकंड पार्ट में पढ़ने वाली है। चलो अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है एट ए डिस्टेंस। कितना फासला है? 1.5 मीटर अवे, 1.5 मीटर। ओके, यहाँ पर आप याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर बॉडी के लिए अलग होती है। ओके, हर बॉडी के लिए उसकी वैल्यू जो है वो अलग होती है। अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R। ओके, उसी तरीके से पॉइंट R²। उसी तरीके से अगर आप स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर के लिए भी ये फार्मूला है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक वायर की बात करेंगे, एक लंबा वायर अगर लेते हैं, वायर ये जो है वो आमतौर पर सिलेंड्रिकल होता है। और जब हम सिलेंड्रिकल वायर की बात करेंगे यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर कोई वायर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा वो फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन 2πε0 × R। आप यहाँ पर एक फार्मूला और भी यूज़ कर सकते हैं। ये लैम्डा की जगह पर आप Q/L भी ले सकते हो। अगर आपने अपॉन में L ले लिया तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 2πε0 R × L। लेकिन क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, यानी इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब देखो ये फार्मूले को यूज़ करके मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो हम ये फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं E = 1/2πε0 × λ/R। ओके, अब आप एक चीज़ देखो 1/4πε0 की हमारे पास वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये 1/2π है। तो एक काम करते हैं ये 4, इसको 4π बना देते हैं। इसको 4π बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये बन जाएगा E = 1/, यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4πε0 × क्योंकि नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो ऊपर यहाँ करो या यहाँ करो एक ही बात है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स λ/R। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि कैसे किया अपन लोगों ने इसको। पहले तो फार्मूला याद करो, फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें, फिर 1/4πε0 वापस लेकर आए जो अपना पुराना स्टैंडर्ड है उसको। ये आ जाएगा E = 1/4πε0 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 × 10⁹ × 2 टाइम्स लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किए थे, पहले इसमें हम लोगों ने उसको मालूम किए थे। उसकी जो वैल्यू हमको मिली थी वो थी 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ओके, डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर जो R आपको दिया हुआ है वो है 1.5 मीटर दूरी पर। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पहले लेकर आ गए, इस तरह से उसको कर दिए। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिए होंगे। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। E = देखो क्या होगा, ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा,
ये 9 है और ये 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, हो जाएगा 18 इंटू 10 का पावर 9 इंटू, यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 का पावर -6। इसका मतलब E इज इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 10 का पावर, ये -6 है और ये +9 है, मतलब ये हो जाएगा +3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 का पावर, इसको हमने 10 टाइम्स कम करे तो इसको 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 4। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली उसका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 + 4 न्यूटन पर कूलम। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीके से ये प्रॉब्लम पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह से है। द चार्ज पर यूनिट एरिया of a large flat sheet of charge is 3 microcoulomb per meter square. Calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from its midpoint. उर्दू में ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक हमवार लंबा वर्क शीट यानी वर्क या सफ़ा या चादर भी बोल सकते हैं, उस पर उसको दिया जाने वाला बरकीबार फ़ी इकाई रकबा, बरकीबार फ़ी इकाई रकबा 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। इस शीट के यानी इस वर्क के बिल्कुल सतह के एकदम करीब किसी नुक्ते पर बर की हिद्दत मालूम करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप देखो कि आपको गिवन जो चीज़ है यहाँ पर वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया जो है इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उर्दू में हम उसे कहते हैं बरकी सतही कसाफत, और उसको आम तौर पर सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो याद रखो ये माइक्रो नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट एट द सरफेस, यानी इस शीट की सतह पर आपको बर की हिद्दत मालूम करना है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको शीट जो है उसकी बर की हिद्दत का फॉर्मूला आना चाहिए। शीट के लिए बर की हिद्दत का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन 0। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखो कि ये 2 सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि शीट की 2 सरफेस होती हैं और दोनों सरफेस के ऊपर बर की बार होते हैं, तो इसलिए अपॉन में 2 आएगा ये फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद रखो आप लोग। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एप्सिलॉन 0 की ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, आप देखो ये 2 से आप 3 को कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर, ये -12 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप देखो ये 10 का पावर -12, इसको अगर ऊपर ला लिए तो ये +12 हो जाता। तो 10 का पावर +12 और ये -6, तो ये हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय आपने 2 से इसको कट कर दिए, ये हो जाएगा 8.85। ओके, अब इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो 10 का पावर 6 है इसमें से एक 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्या हो सकता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक 5 से तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 8.85। ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, अब 15 है और ये नीचे 8.85 है, मतलब नियर अबाउट इसका जो, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 8 समझ लो और इसको थोड़ी देर के लिए 16 समझ लेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब ऑलमोस्ट इसका आंसर 2 से करीब करीब आना चाहिए। 2 से लेस देन 2 आएगा लेकिन 2 के करीब करीब आएगा। तो एग्जैक्टली जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10 का पावर +5 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ओके, तो आप देखो बहुत ही सिंपल और एकदम सीधे सीधे कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम
समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने हमारा आज का ये इतने प्रॉब्लम हमारे आज हो गए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एज 4 × 10⁵ वोल्ट। पहला पॉइंट है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। और दूसरा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ओके, उर्दू में ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से पढ़ेंगे। नुक्ता कैपिटल ए पर जो कि स्पेस में कहीं है, ओके, स्पेस में किसी एक जगह पर नुक्ता ए है, उस नुक्ता ए पर बरकी सुकूनी कवा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कीमत 4 × 10⁵ वोल्ट है। इतना पॉइंट आपको पहले दिया हुआ है। फिर ए और बी करके 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इन्फिनिटी से मतलब लामतनाही फासले से नुक्ता ए तक 3 माइक्रोकूलम बरकी बार को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ओके, लामतनाही फासले से मतलब इन्फिनिटी से लामहदूद जो फासला होता है, उर्दू में उसे लामतनाही फासला कहते हैं। तो लामतनाही फासले से नुक्ता ए तक 3 माइक्रोकूलम बरकी बार को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर पूछा गया है वो ये है कि जो भी आपका अभी आंसर आएगा पहले पार्ट में, तो क्या वो जवाब उस रास्ते पर डिपेंड करता है जिस रास्ते से आपने बरकी बार को लामतनाही फासले से नुक्ता ए तक लाए हैं। ओके, यानी उस बरकी बार को लामतनाही फासले से इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाए हैं। तो जिस रास्ते से लाए, क्या आपका जो जवाब है वो उस रास्ते पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपसे इस तरह का ये प्रॉब्लम पूछा हुआ है। अब देखो इसको किस तरह से हम करेंगे। देखिए इसमें जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसमें गिवन है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V = 4 × 10⁵ वोल्ट। और जो चार्ज आपको दिया हुआ है Q, उसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाना पड़ेगा तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें पूछे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि वर्क डन मालूम करो। ओके, अब और वर्क डन कहाँ से मालूम करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन लगा उतना वो मालूम करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, आप याद रखो कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है बरकी कवा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज, जो भी आपको चार्ज दिया हुआ है, तो वो चार्ज से अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ये आ जाएगा W = V की वैल्यू है 4 × 10⁵ इंटू Q की जो वैल्यू है चार्ज की वो इतनी है 3 × 10⁻⁻6। इसका मतलब W = आएगा 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 चौक ये हो जाएगा 12, 10 का पावर +5 है, ये -6 है तो -1 हो जाता। इसका मतलब W = आ जाएगा 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1.2 जूल। तो इस तरह से हमको एक चीज़ मालूम पड़ गई कि इन्फिनिटी से इस बरकी बार को मतलब Q बरकी बार को पॉइंट A तक लाने के लिए जो वर्क डन लगा वो वर्क डन 1.2 जूल लगा। ओके, ये हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड जो पार्ट उसके अंदर पूछा गया था कि क्या ये उस रास्ते पर डिपेंड करता है, मतलब जिस रास्ते से आपने उस बरकी बार को लेकर आए, क्या आपका जो जवाब है यानी जो 1.2 जूल जो जवाब आया, क्या ये उस पाथ पे डिपेंड करता है जिस रास्ते से आपने उस चार्ज को लेकर आए थे। तो इसका जवाब है नहीं। ओके, आप याद रखो कि काम जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल जो पोजीशंस होती है उन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। वो अलोंग द पाथ जिस रास्ते से आपने उस चार्ज को लेकर आए उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए आपका जो जवाब है वो ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर बरकी बार को लामतनाही फासले से दिए गए नुक्ता ए तक लाने के लिए जो काम किया गया वो काम
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता जिस रास्ते से आपने बरकी बार को लेकर आए। ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये यहाँ पर अब पूरी तरह से जो है ये सॉल्व हो गया। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पर। हमारा अगला जो प्रॉब्लम यहाँ पर हमको करना है वो ये है, इफ़ 120 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज़ 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज़ V, फाइंड V। उर्दू में देखो ये प्रॉब्लम इस तरह से होगा कि 6 कूलम बरकी बार को एक ऐसे नुक्ते से जहाँ पर बरकी का वाट 10 वोल्ट है वहाँ से उठाकर एक ऐसे नुक्ते पर जहाँ बरकी कावा की कीमत कैपिटल V है लाने के लिए जो काम दरकार होता है उसकी कीमत 120 जूल है। तो वो जो पोटेंशियल है V सेकंड पॉइंट का, वो पोटेंशियल मालूम करना है, वो बरकी कावा जो है वो मालूम करना है। ओके, देखो ये प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो 120 जूल वर्क, यानी आपको यहाँ पर वर्क डन दिया हुआ है 120 जूल। फिर आपको बोला गया है एक बरकी बार, तो Q इज़ इक्वल टू कितना बरकी बार दिया हुआ है 6 कूलम। ओके, फिर इसको आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला जो पॉइंट है मान लो कि उसका नाम A है, वहाँ का पोटेंशियल हम लोग V सफिक्स A ले लेते हैं। ओके, ये आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। और B एक पॉइंट है, वहाँ का पोटेंशियल V है और वो आपका टारगेट है। ओके, यानी उसको मैं थोड़ी देर के लिए VB बोल देता हूँ, उसको इस प्रॉब्लम के अंदर V बोला गया है और वो हमारा टारगेट है। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये इतना पार्ट हमको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग देखो सबसे पहले इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, सिंपल फॉर्मूला। बरकी कावा और बरकी बार का जो हासिल ज़रब है वो बरकी सुकूनी काम होता है। लेकिन सवाल यह आएगा कि ये V क्या लेंगे। तो यहाँ पर ये V जो है, अगर आप किसी एक नुक्ते की बात कर रहे हो और वो इन्फिनिटी से लेकर आने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम डायरेक्ट V ले लेंगे। लेकिन अगर आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिए जाएँ और दोनों में से एक भी पॉइंट इन्फिनिटी ना दिया जाए तो ऐसी सूरत में यहाँ पर V का मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। यानी ये जो V है एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, ये हो जाएगा VB माइनस VA। ओके, मल्टीप्लाइड बाय Q। आपके में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि VA माइनस VB क्यों नहीं, यानी VB माइनस VA क्यों लिया गया। VA माइनस VB भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो उसका रीज़न ये है कि पहले वो चार्ज पॉइंट A पर है और वहाँ से उसको पॉइंट B पर लाया गया। जब आप उसको A से B पर ला रहे हो तो इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन B है, और चेंज इन पोटेंशियल जो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो हमेशा के लिए आप याद रखो कि चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या लेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनली एक्चुअली पॉइंट B था, इनिशियल पॉइंट A है, इसलिए VB माइनस VA, मतलब पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो W की वैल्यू आपको दी हुई है 120 इज इक्वल टू VB, आपको V दिया हुआ है, माइनस VA की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 इंटू चार्ज आपको दिया है 6। ओके, ये जो 6 है इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये इधर इंटू में है, इधर लाएंगे तो अपॉन में आएगा। तो 120 अपॉन 6 इज इक्वल टू V माइनस 10। इसको कट कर लो, 6 दूनी 12, 600। इसका मतलब हमको क्या मिला, V माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ये माइनस 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। मतलब जो सेकंड पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो सेकंड पॉइंट B जो पॉइंट है वहाँ का बरकी का 30 वोल्ट होना चाहिए, यानी उस जगह का जो पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली 30 वोल्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का शायद चौथा या पांचवा प्रॉब्लम। मतलब इतने प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के जो है वो कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अगला प्रॉब्लम जो हमको करना है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए वायर इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन डेट ए चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके, उर्दू में ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से बोलेंगे कि एक वायर को, एक धाती तार को झुकाकर दायरवी अंदाज में, मतलब उसको दायरा जैसे अंदाज में उसको घुमा दिया गया, जिसका रेडियस, जिसका निस्बत 10 सेंटीमीटर है। इस 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये जो तार है, गोल तार, दायरवी तार, इस तार के ऊपर बरकी बार 250 माइक्रोकूलम को यकसा तौर पर तकसीम कर दिया गया है। हमको इस दायरवी जो तार है, इसके मरकज़ पर कितना बरकी कवा बनेगा, वो बरकी कवा मालूम करना है। ओके, देखो हम ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो आप लोग देखो, सबसे पहले चार्ज Q दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है 250 माइक्रोकूलम। 250 ज़रब 10 की क़ुव्वत वज़ा 6 कूलम, -6 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको आपको रेडियस R जो है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। उसको 100 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला लेना है। आप याद रखो, जब भी हम किसी वायर को बैंड करके सर्कल बना देते हैं तो उस सर्कल के सेंटर पर जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। ओके, यहाँ पर आप याद रखो ये R का मतलब एक्चुअली ये कैपिटल R, रेडियस ऑफ डेट पर्टिकुलर रिंग है। वो जो वायर जो आपने लिया जिसको रिंग जैसा बना दिया वो उसका रेडियस। ओके, अब इसमें आप तमाम वैल्यूज़ ला के रख दो। देखो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पे लेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q, चार्ज की वैल्यू है 250 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय R, और R की वैल्यू है 0.1। ओके, चलो ठीक है, देखो इसको कर सकते हैं और आगे यह आ जाएगा 9 इंटू 25, ये 250 का 25 यहाँ ले लिए, इंटू 10 का पावर 9 है और ये -6 है तो ये हो जाएगा 3। एक और काम कर सकते हैं, ये 0 को भी अगर उसमें मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, नीचे 0.1 है, इसका मतलब ये 10 का पावर -1 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 25 न हुआ 225 इंटू 10 का पावर, ये -1 ऊपर आकर प्लस हो जाएगा तो +5। ओके, आप इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 2.25 इंटू 10 का पावर, ये 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर 5 मतलब 10 का पावर 7, और इसकी यूनिट रहेगी वोल्ट। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम जो है, मतलब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इस चैप्टर के तकरीबन ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और इम्पॉर्टेंट टाइप के अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर नज़र आते हैं इस चैप्टर में, तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो भी फिर हम इस चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल्स के बारे में लेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए, और आज जितने मैंने न्यूमेरिकल्स कराया हूँ उन सबको आप बराबर नोट डाउन कर लीजिए और उनको सॉल्व करके देखिए। चलिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।